Alright, guys, so this is going to be the second part for 28 June Indian Express. India joins G7, four others to protect free speech online and offline. ठीक है जी, देख लेते हैं. India along with G7 countries and four invited countries Monday signed. एक तो आप फटाफट दिमाग में ना घुमा लिया करो, जैसे ऐसा कुछ पढ़ो ना कि G7 तो फटाफट आना चाहिए मुंह में एकदम से, पीछे रिवाइज करके. अगर नहीं पता है तो देख लो, और पता है तो फटाफट रिवाइज एक बार वापस से रिफ्रेश कर लो उसको दिमाग में. कौन थे G7? यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस. ठीक है जी, ऐसे चलना चाहिए. United countries Monday signed the 2022 Resilient Democracy Statement, in which they committed to guarding the freedom, independence, and diversity of the civil society actors and protecting the freedom of expression and opinion online and offline. By democracy, opinion, online, offline. सही है. अच्छा. A four-page statement after Prime Minister Narendra Modi participated in the G7 summit in Germany said, "We, the leaders of Germany, Argentina, Canada, France, India, Indonesia, Italy, Japan, Senegal, South Africa." अच्छा, ये सारे के सारे भी सबमिट में जो आए, इनमें दो तीन ये नए इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिया, इंडोनेशिया और ये साउथ अफ्रीका वगैरह इस बार इनवाइट किए गए हैं. हमें किसने इनवाइट किया सर? जर्मनी ने. तो 4 पेज स्टेटमेंट जो इन लोगों ने मिल कर के दिया है, ये क्या कह रहा है? ये ऐसे कह रहा है कि द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स एंड द ईयू भी. अच्छा हाँ, ये भी आप देखिएगा कि G7 के पिछले कुछ समय से जितने भी, मेरे ख्याल से पिछले क्या जब भी चालू हुआ है तब से ही जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं ना, IMF, UN, यूरोपियन यूनियन, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं सर इनके समिट्स के अंदर. तो ये देख लीजिएगा. affirm our commitment to strengthening the resilience of our democracies. ठीक है. resilience यानी किसी चीज़ की डटे रहने की क्षमता, किसी आघात को सहने की क्षमता. We hail all courageous defenders of democratic systems that stand against oppression and violence and will step up international cooperation to improve the resilience of democratic societies globally, it stated. मतलब बड़ी बड़ी बातें. The signatories said that, अब जैसे ये आया तो आप एक बार फटाक से देखो वो कौन सा एक सर्वे वगैरह कौन सा हुआ करता था. आई गेस द इकोनॉमिस्ट करके ऐसे कोई था जिसने कंट्रीज़ को रैंक किया था डिपेंडिंग अपॉन हाउ डेमोक्रेटिक दे आर, जिसके अंदर इंडिया को बहुत कुछ अजीब सा नाम दिया था. तो इसलिए थोड़ा सा फरोर हो गया था. तो आप एक बार पता कर लीजिएगा उसको भी, मेंस में काम आती है सारी. The signatories said that democracies enable open public debate, independent and pluralistic media, and the free flow of information online and offline. सबको पता है. Fostering legitimacy, transparency, responsibility and accountability for citizens and elected representatives alike. ये सारे शब्दों का ना क्लियर मीनिंग आपने पता होना चाहिए. एक तो खाली क्लियर मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, उसके अलावा भी जैसे एथिक्स के अंदर अपन आप पढ़ते हैं कि शायद जॉन मेयर करके जो कमिटी थी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था सारा का सारा चार्टर वाला सिस्टम इंग्लैंड में, तो गवर्नमेंट चार्टर का मतलब चार्टर सिटीजन्स चार्टर का, तो उसके अंदर ये सारे शब्द थे और उनकी क्या डेफिनेशन है ना इनके बारे में, इन शब्दों के बारे में, वो एक इम्पॉर्टेंट है. आप पता कर लीजिएगा उनको. And that they are prepared to defend these principles and are resolved to, point 1, protecting the freedom of expression and opinion online and offline and ensuring a free and independent media landscape through our work with relevant international initiatives. ठीक है जी. Ensuring an open, free, global, interoperable, reliable and secure internet. Web 4, Web 5 क्या है वो सब देख लीजिएगा. Increasing the cyber resilience of digital infrastructure, certain वगैरह देख लीजिएगा. Including by improving and sharing awareness of cyber threats and expanding cyber response cooperation. हमारे यहाँ पर सबसे जो नोडल एजेंसी सबसे बड़ी है किसी भी तरह के साइबर इंसिडेंट को जो फर्स्ट रिस्पॉन्स करती है, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स करती है, वो सर्ट इन है. उसके भी कुछ सिस्टर क्या कहते हैं कंसर्न्स हैं, उनको आप देखिएगा. Countering hybrid threats, in particular information manipulation,
एंड इंटरफेरेंस इंक्लूडिंग डिसइंफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा मुद्दा है आने वाले समय में। ऐसा कहते हैं कि जो वॉर होगा, और आने वाले समय में क्या, बहुत समय से भी जो चल रहा है वो डिसइंफॉर्मेशन का वॉर है। इसे गूगल कीजिएगा, द डिसइंफॉर्मेशन प्रोपागेंडा, या शायद द रशियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करके ऐसे करके कुछ है। थोड़ा सा पढ़िएगा, देखिएगा, वो वीडियो भी देखिएगा, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा इस बारे में कैसे काम करता है ये। Cooperating to counter information manipulation, promote accurate information and advocate for our shared democratic values and worldwide. इसी कॉन्टेक्स्ट में वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो हमने अभी सॉफ्ट टच गाइडलाइंस बनाए थे पिछली बार, पिछले साल सरकार ने हमारे देश में किए, जितने भी बड़े बड़े फेसबुक ट्विटर टाइप के इंटरमीडियरीज हैं, लार्ज इंटरमीडियरीज हैं, ये सबको मीडिया इंटरमीडियरीज कहा था, क्या कहा था कि इनको एक नोडल ऑफिसर 24 घंटे यहाँ पर रहना होगा और उसको उस तरह से ऑपरेट करना होगा, और वो सब। Promoting affordable access to diverse sources of reliable and trustworthy information and data online and offline, including through a multi-stakeholder approach and by strengthening digital skills and digital literacy. हाँ, मतलब अगर आदमी को पता चल जाए कि व्हाट्सएप में जो आ रहा है वही सच नहीं है, और जो गूगल पे टाइप करते दिखाई दे गया वही सच नहीं है, जाकर के नीचे वेबसाइट भी देखनी होती है कि सोर्स क्या है, क्या वैलिडिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है किसी बात की, तो भी बहुत सा नुकसान बच सकता है भारत जैसे देश में। तो यही कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल स्किल्स एंड डिजिटल लिटरेसी, मतलब कैसे डिजिटल लिटरेसी भाई की किसको कैसे पता लगाया जाए, क्या गूगल किया जाए, क्या माना जाए, क्या ना माना जाए। Enhancing transparency about the actions of online platforms to combat violent, extremist, and inciting content online. The statement said that democracies lay, और हमको भी ज़रूरत भी हम जैसे देशों को ज़्यादा है ना, स्पेशली यूएस और इंडिया के अंदर तो रिसेंटली यही चल ही रहा है कि भाई वही आईटी सेल वगैरह जितनी आग लगा देते हैं, भड़का देते हैं, वहाँ पर भी वो ब्लैक और वाइट का जो दंगा हो जाता है, कैपिटल हिल पे चढ़ गए थे ट्रम्प के कह देने से, इतना तो शायद कोई नॉर्मल मोबिलाइजेशन, ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन नहीं होता होगा जितना कि साला इतना ईजी घर के बैठे कोई 2 बटन दबा दो और लोगों को भड़का दो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो है ये। The statement said that democracies lay and protect the foundations for free and vibrant civic spaces, enabling and encouraging civic engagement and political participation, which in turn stimulate meaningful legitimacy, creativity, innovation, social accountability, and responsibility. It said, "We commit to guarding the freedom, independence, and diversity of civil society actors, speaking out against threats to civic space, and respecting freedom of association and peaceful assembly. Building resilience against malign foreign interference and acts of transnational repression that seek to undermine trust in government, society, and media, reduce civic space, and silence critical voices." करते वही सब हैं ये, अभी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्टेटमेंट्स में। Advancing programs for the protection of human rights defenders and all those exposing corruption. हाँ, NHRC हमारे देख लो देश में साले दांत ही नहीं है, टूथलेस टाइगर। It said that democracies promote solidarity and non-discriminatory, diverse, equitable, accessible, and inclusive environments, enabling fair representation and political participation. The country is also committed to protecting freedom of thought, conscience, religion, or belief, and promoting interfaith dialogue, and promoting social cohesion, solidarity, and inclusion of all members of society, online and offline, while denouncing all the forms of discrimination and violence. तो सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस तो हमारे देश में या फिर कह लो दुनिया में ही सब जगह खाली रिलीजन को ही लेकर के होता है। और मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी की एक अच्छी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट्स ओके, यू एंड मी आर you know differently religious, but still I can share a country, the resources of a country, a nation with you. Clamp down and unclear policy, crypto exchange founders leaving India, ठीक है, nothing so important. बताइए हमें कि हमारा जो RBI वगैरह है, they are not wanting to, क्योंकि खतरा बहुत है ना इससे भाई, इससे
इलीगल काम हो सकते हैं क्रिप्टो से और ये सब, तो हम बहुत रिलैक्स तरीका दे नहीं रहे हैं। तो ये लोग जा रहे हैं और आई चिंकी मेंटेन वर्ल्ड पीस, safeguard fairness and justice and uphold justice to maintain world peace। क्या ये ब्रिक्स राइटिंग a new chapter of human development and progress। अच्छा जी, पढ़ेंगे, देखते हैं इसके बारे में अगले पार्ट में। सेना इन सर्च ऑफ न्यू रिंग्स, काम करें। जूलियो रिबेरो जैसे हालांकि बहुत तगड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो इसलिए उनकी बात की मृत्यु तो है, लेकिन अब ये पॉलिटिकल ओके। 5-year itch, GST faces challenges, there is need to bridge trust deficit between center and states, uphold cooperative federalism। इंपॉर्टेंट हो गया, तो सीधा सीधा शब्द है cooperative federalism। 5 years after the shift to the goods and services tax, the 47th meeting of the GST Council, scheduled to be held in Chandigarh on June 28-29, is expected to take up proposals aimed at plugging leakages and shoring up compliance. It is also likely to consider the measures for stricter scrutiny and verification of high-risk taxpayers and take a call on the recommendation by the ministerial panel headed by Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma to levy 28% tax on online gaming, casino and horse racing. In addition to these, the Council will address several contentious issues. It will not be easy given that this meeting comes amidst growing tensions between the centre and the states over the country's fiscal architecture, and after a recent Supreme Court judgment which emphasized that decisions of the GST Council are not binding on states। यार ये कन्फ्यूजन ही पैदा कर दिया इन्होंने। ऐसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके इन्होंने काउंसिल बनाई है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी है, फिर ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, तो मतलब जाएँ तो जाएँ कहाँ, देखते हैं, झगड़ा तो लंबा ही चलेगा ये। To begin with the 5-year GST compensation period, the framework designed to provide certainty to state finances as part of the grand bargain struck between the center and the states to push through GST is coming to an end। हाँ भाई, बोला 5 साल का ये पैक्ट हुआ था कि हम आपको जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा देंगे, कंपनसेशन देंगे जीएसटी लागू कर लेने के लिए। वो हो रहा है ख़त्म, बीच में अभी कोविड के टाइम पे ड्रामा हो गया, वो दे नहीं रहे थे सेंटर वाले। Fearing a collapse in their revenue, states have repeatedly asked for an extension of this mechanism। ये कह रहे हैं कि इसको लंबा चलन दो, फिर कंपनसेशन को 5 साल में बंद क्या करना है। Their concerns appear legitimate, ये भी बात सही है। As reported in this paper, the all India average shortfall between the protected revenues and the post-settlement gross rate GST was 27% in 21-22, with only 5 states registering a revenue growth higher than the protected GST revenues। Protected यानी कि बोला इतने लेवल तक, आपको कहा था ना कि अगर आपका 14% ग्रोथ अगर आपका होता है यूजुअली, जैसा कि एस्टिमेट करके पहले बताया था जीएसटी इंप्लीमेंट करते टाइम स्टेट्स ने कि हमारा यूजुअली 14% होता है, तो बोला अगर आपका 14% नहीं होता है ना साल का, तो उतने तक का तो हम देंगे। तो उल्टा गैप 27% का आ रखा है, कुछ भी नहीं है मतलब। However, so far the center has shown no inclination to accede to the state's request. While a few days ago it did extend the compensation levy till March 2026, it is only to repay the loans taken over the past few years to compensate states for the shortfall in revenue during the COVID period. Borrowing stood at rupees 1.1 lakh crore in 2021 and rupees 1.59 lakh crore in 21-22। तो बोला वो एक्सटेंशन तो नहीं ही किया है, उल्टा अभी कोविड के टाइम पे वो जो 2 फॉर्मूले बना करके उसके अंदर से एक वाला सेलेक्ट कर लिया था, आपको पता हो तो, कि भाई ये कॉम्पनसेट करने की बजाय लोन्स दे रहे हैं कैपेक्स के नाम पे, और बोला इसको चुकाना तो होगा ही स्टेट्स को वापस, बट देन रिलैक्स टाइप का। Alongside, the council will also need to deliberate on the issue of raising tax rates, considering that GST collections have fallen well short of expectations। हाँ बढ़ा दो, सब बढ़ा दो, चूस लो, आदमी को खा जाओ, मार दो। अरे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों बढ़ाते जा रहे हो यार, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओ बढ़ाने तो। As per a study by the Reserve Bank of India, the weighted average GST tax rate has declined from 14.4% at the time of inception
to 11.6% in September 2019. In comparison, the revenue neutral rate was estimated at 15.5% by the Subramanian Committee report. There are several options that the Council can explore, ranging from increasing the lower tax slabs to merging others. Reportedly, it is expected to take up an interim report on the issue of rate rationalization submitted by the GOM headed by the group of ministers headed by the Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai. The consultative and consensual nature of decision making that has helped guide the Council's decisions so far must be adhered to. Addressing the contentious issues will first and foremost require bridging the trust deficit between the center and states. The spirit of cooperative federalism, often advocated by the ruling dispensation, must be upheld. ठीक है जी, आ जाओ ये पायल शाह दीदी का हम पढ़ेंगे. Don't look at America. All of us, wherever we live, must push back on the criminalization of abortion. हमारे यहाँ तो है ही नहीं abortion criminalize, तो हम क्यों हमारे यहाँ बस ये MRTP का जो 2021 के अंदर नया अमेंडमेंट है उसके अंदर भी रादर करे तो रिलैक्सेशन ही है, बट एक कैप है हमारे यहाँ पे कि भाई आफ्टर 24 वीक्स ऑफ कंसीविंग ऑफ द फीटस हमारे यहाँ ऐसा है कि द एडवाइस ऑफ medical board has to be sought whether the abortion can be done or not, because there are complications related to the abortion. और इसलिए ठीक है, तो हमारा तो काफ़ी लॉजिकल साइंटिफिक तरीका है. अमेरिका वाले बेवकूफ़ लोग, इनका नहीं हो पा रहा है. अभी अभी इनके कोर्ट ने ऐसा फाइनली इनको अभी पता चला है कि ऐसे अबॉर्शन को इलीगल नहीं करना देना चाहिए, क्योंकि पहले से ये क्या है, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग अबॉर्शन पाप है. हाँ, बंदूक लेकर के घूमते रहो तुम, एक दूसरे को मारते फिरो, लेकिन अबॉर्शन गलत है. खैर ठीक है, छोड़िए. For half a century, women and pregnant people in the US have relied on the right to abortion to make decisions about their lives, health, and well-being. In 1973, the US Supreme Court decision in Roe versus Wade established critical protections against violations of individuals' rights to bodily autonomy, health, and equality. Roe's legacy was not only felt in America. Around the world, national courts relied upon Roe to articulate their own constitutional recognition of reproductive rights and bodily autonomy, इंक्लूडिंग इंडिया. बोले इतना तगड़ा केस था कि भाई इससे इंस्पायर होकर के बहुत से कंट्रीज़ ने, नॉट जस्ट अमेरिका, सब ने मतलब कि अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर राइट्स के बारे में बहुत से कंट्रीज़ ने बनाए हैं लेजिस्लेशंस. On June 24, the US Supreme Court overturned Roe versus Wade in a 6-3 vote, eliminating the constitutional right to abortion in the country and sending the decision to state legislatures. भाई इन्होंने मना कर दिया कि बोला abortion allowed नहीं है. Within mere hours of this momentous decision in Dobbs versus Jackson Women's Health Center, 9 states have already banned abortion. Overall, 26 states are certain or likely to ban abortions in the coming weeks. In many parts of the US, pregnant individuals and health workers seeking to provide abortion will be increasingly subject to criminal penalties. Okay. The impacts of these criminal laws will be felt most acutely by marginalized individuals who have limited means to seek safe and legal services and are already subject to greater criminalization, including low-income women and women of color. Some may be able to travel or access medication abortion, but that will not be an option for everyone. अब यार ऐसे कानून बनाते टाइम थोड़ा सा ना कलेक्टिव इंटेलिजेंस काम में आना चाहिए कहीं ना कहीं लॉ मेकर्स का भी, कि भाई लॉ चाहे आप डायरेक्ट आप एथिक्स लॉ के डिसाइड करने वाले आप 4 लोग नहीं होते हो, पूरे दुनिया की बात चल रही है. अब आप तो भाई कह रहे हो कि भाई मतलब ये बात सही है और वो बात गलत है, लेकिन मजबूरियां ऐसी है आम लोगों की कि वो जो आपका गलत है वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है. सही गलत के बीच में डिसाइड करने का उनके पास मौका नहीं है. अब जो भाई पैसे ही नहीं कमा पा रहा है, खुद होमलेस है, अगर उसने अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है उनको,
तो बच्चा खुद को पालने के पैसे नहीं है, एक दूसरी ज़िंदगी को यहाँ ला करके और उसको भूखा मारेंगे, उससे अच्छा क्या है? मतलब अबॉर्शन ही है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग एथिक्स नहीं है वो, तो लॉ हमेशा ऐसे देख करके बना, लॉ मेकर्स मस्ट बी सेंसिटिव, दैट्स माय पॉइंट. Under international human rights law, countries must repeal discriminatory criminal laws. वही बात जो मैंने अभी आपसे कही, वही इन्होंने अगली लाइन में कह दी कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी क्रिमिनल लॉज को रिव्यू करना चाहिए. बट ये देखिए, मैंने इतनी भाषा करी, इसने एक लाइन में कह दिया कि कंट्रीज मस्ट रिपील डिस्क्रिमिनेटरी क्रिमिनल लॉज. दिस इज़ अ स्किल दैट वी नीड टू डेवलप ओवर टाइम, विच विल हेल्प अस इन एग्जाम. छोटे शब्दों में अपनी पूरी बात लिख देना. As United Nations Special Rapporteurs stated in their amicus curiae brief submitted to the Supreme Court in this case, the United States would contradict international human rights law by overturning its established constitutional protections for abortion access, both by failing to recognize abortion access as necessary for women's autonomy, equality, and non discrimination, and by retrogressing on human rights contrary to international law. बोले ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है ऐसा करना, कि आप बजाय कि मॉडर्न बात करने के, प्रोग्रेसिव बात करने के, आप पुराने टाइम्स की तरफ ले जाएं अपने लॉ को. These rights have now been stripped from people in the US, as the dissenting opinion of 3 justices in Dobbs' decision emphasizes. The court today says that from the very moment of fertilization, a woman has no rights to speak of. A state can force her to bring a pregnancy to term, even at the steepest personal and familial costs. The majority's refusal even to consider the life-altering consequences of reversing Roe and Casey is a stunning indictment of its decision. मतलब ये गलत है. At my organization, Physicians for Human Rights, we are alarmed that health workers in the US will soon be placed in the difficult position of having to decide between adhering to new anti-abortion laws or fulfilling their medical ethics to provide comprehensive evidence-based health care to their patients. हाँ ना भाई, अब कहीं पर दिख रहा है कि अबॉर्शन करना ज़रूरी है. ये गरीब आदमी, ये बच्चा नहीं पाल पाएगा, उनके पास में रिक्वेस्ट लेकर के आएंगे तो लीगल इलीगल जिस भी तरीके से जो चीज़ है वो तो होगी, अबॉर्शन तो होगी. अब ये सारे बेचारे हेल्थ वर्कर्स, इनकी टेंशन कि करें कि नहीं करें. Violence and threats against health workers who provide reproductive health services were already rising. सही है. The death threats, violence, and obstruction will likely increase as abortion is outlawed in states across the country. A statement by UN human rights experts emphasizes the link between the court's attack on gender equality and broader struggles for democracy. What has happened in the United States today is a profound setback for the rule of law and gender equality. The excessive use of legislative process, executive power, and judicial authority over the years to restrict and criminalize abortion rather than to expand it and ensure equitable access to safe abortion services signals a deeply troubling erosion of democratic values and process. By allowing states to effectively force individuals to carry pregnancies to term, the court has placed the US amongst a small set of countries that in recent years have backtracked on abortion rights, including El Salvador, Honduras, Iran, Nicaragua, and Poland. ये पोलैंड वाले भी बड़े बेवकूफ़ हैं, इनका भी बहुत गंदा केस हो गया था, पढ़िएगा इंडियन नेशनल के साथ. The court's decision stands in stark contrast to the global trend toward the liberalization of abortion laws and is out of step with the other democracies. In countries from Colombia to Argentina to Ireland to the Democratic Republic of the Congo, critical law reform has occurred to remove barriers to abortion. Similarly, India just last year amended its 50-year-old abortion law, passed just 2 years before Roe, to further expand access. While decisions are not uniform in cases spanning issues such as maternal health, access to contraception, forced and involuntary sterilization, abortion, sexual and reproductive health rights of adolescents, employment discrimination on grounds of pregnancy, or child care, among others, Indian courts have developed robust jurisprudence
that not only reflects but also advances global human rights standards. बढ़िया आर्टिकल है, इसको एक बार हो सके तो खुद भी देख लीजिएगा. एक टॉपिक है मीन्स के अंदर कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर ये काम आ सकता है आपके. देखो कि इंडिया सो कॉल्ड हमको पिछड़ा बताते हैं ये दुनिया वाले, तो भी हमने इनसे पहले से इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे और प्रोग्रेसिव लॉज हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जबकि साले आज की तारीख में भी ऐसे एंटी अबॉर्शन, एंटी चॉइस लेजिस्लेशंस ला रहे हैं. हमें क्यों गर्व है भारतीय होने पर. इन द मंथ्स एंड years to come, the reversal of Roe may be cited as grounds for retrogression in the jurisprudence of other countries. We must not let that happen. We must recognize abortion jurisprudence in the US as the anti democratic, idiosyncratic, and anti health development it is, and instead hold its lawmakers accountable for the cruelty, violence, and devastating health impacts that this court decision will cause. Further, all of us, wherever we live, must push back on the criminalization of abortion. Even in countries like India, where there has been recent progress, the continued inclusion of abortion in the penal code, albeit with exceptions, has been documented to have a harmful impact, including on marginalized populations. We must call upon our governments to treat abortion as an essential health service. In the face of such an egregious setback on human rights, we cannot be silent. We must act in solidarity with pregnant people and health workers under threat, wherever they are. The writer is Director Program on Sexual Violence in Conflict Zones. But yeah. Alright guys, we'll make another part for editorial.